नेपाल में चल रही राजनीतिक क्राइसिस अब थमती नजर आ रही है। हिंसक आंदोलन के 3 दिन बाद अब अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में 73 साल की सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है। कार्की को उस हामी नेपाल एनजीओ के सदस्यों का भी समर्थन है जिसने जेन जी आंदोलन की अगुवाई की थी। लेकिन इन घटनाक्रमों के बीच कई रोचक तथ्य हैं। मसलन अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी लेने से पहले सुशीला कार्की को 3 शर्तें माननी पड़ी। या एक दौर में जिस सरकार ने कार्की के चीफ जस्टिस रहते उन पर महाभियोग लाकर उन्हें पद से निलंबित करना चाहा था, अब उसी देश की सरकार के तख्ता पलट के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार की अगुवाई की जिम्मेदारी संभाली। इस वीडियो में हम तीनों शर्तों और महाभियोग के प्रसंग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन 3 शर्तों की बात जो कार्की ने पद संभालने से पहले मान ली। शुक्रवार शाम तकरीबन 7 बजे सुशीला कार्की जब राष्ट्रपति भवन पहुंची तो उनके साथ उस हामी नेपाल एनजीओ के सदस्य भी मौजूद थे जिसने जेन जी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी हामी नेपाल एनजीओ ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपने से पहले 3 प्रमुख शर्तें रखी थीं। हामी एनजीओ की पहली शर्त थी कि मौजूदा संघीय संसद को भंग करना। हालांकि शुरू में कार्की संसद भंग करने के फेवर में नहीं थी, पर उन्होंने यह शर्त मान ली। इसका मतलब ये है कि 2022 के संसदीय चुनाव में जिन भी राजनीतिक दलों ने जितनी भी सीटें जीती थीं, अब वह संसद भंग हो जाएगी। हामी एनजीओ की दूसरी शर्त थी कि 8 और 9 सितंबर के आंदोलन में मारे गए युवा प्रदर्शनकारियों के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जो शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए गए थे उसकी जांच भी न्यायिक आयोग से कराई जाए। कार्की ने यह दूसरी शर्त भी मान ली। हामी एनजीओ की तीसरी शर्त थी कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली समेत सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच कराई जाए और इसके लिए एक न्यायिक प्राधिकरण का गठन हो। हामी एनजीओ की इन तीनों शर्तों को सुशीला कार्की ने पद संभालने से पहले ही स्वीकार कर लिया। बता दें कि नेपाल के जेन जी युवाओं ने ये जिम्मेदारी भी सुशीला कार्की को सौंपी है कि वे अंतरिम सरकार की प्रमुख रहते हुए अगले संसदीय चुनाव पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कराएं। बात अब महाभियोग की। सुशीला कार्की नेपाल में 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्याय और चुनावी विवादों से जुड़े कई ऐतिहासिक मामलों पर फैसले सुनाए। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो सरकार को पसंद नहीं थे। कार्की के कार्यकाल का 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि 30 अप्रैल 2017 को माओवादी सेंटर और नेपाल कांग्रेस ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा किए गए एक आदेश को पलटने के बाद लाया गया था। हालांकि बाद में जनता के दबाव के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। लेकिन इस प्रसंग से क्षुब्ध होकर सुशीला कार्की ने खुद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। सुशीला कार्की का किसी भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें जेन जी के बीच लोकप्रिय कर रखा था। यही वजह है कि जेन जी का झुकाव कार्की के प्रति ज्यादा रहा। ध्यान रहे, सुशीला कार्की सिर्फ तभी तक नेपाल में अंतरिम सरकार चलाएंगी जब तक वहां नए सिरे से चुनाव नहीं हो जाते और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसके लिए भी 6 महीने का समय तय किया गया है। इस अवधि के भीतर कार्की को नए सिरे से चुनाव करा के एक नई सरकार का गठन करना होगा।